हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चले दोस्त, इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि 1815 से लेकर के 1848 तक का जो समय है उसे हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। बुआ देखिए, अब हमको पढ़ना हुआ कि जुलाई 1830 की क्रांति, है ना। हम इससे पीछे वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से लोगों ने वहाँ पर क्रांति मचा दिया था। ठीक है, तो यही पढ़ना है कि जुलाई 1830 की क्रांति पढ़ना है। तो देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दशम जो था वो कितना खराब शासन करता था, जो उसका चचेरा भाई था, है ना। देखिए, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। मतलब कि लोग में यदि राष्ट्रवादी भावना पनपता है तो उसको यह दबाने का काम करा था, है ना। उसके बाद की और उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी, क्योंकि चार्ल्स दशम ने अपना जो प्रधानमंत्री है किसको बनाया था? पोलिगनेक को। और यह जो पोलिगनेक था यह बहुत अजब टाइप का इंसान था, है ना। देखिए, पोलिगनेक को क्या बनाया? पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया, है ना। लुई जो चार्ल्स दशम है वह अपना प्रधानमंत्री किसको बनाता है? पोलिगनेक को। अब जो पोलिगनेक रहता है वो और षड्यंत्र रचता है। देखिए क्या होता है कि पोलिगनेक ने समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया। मतलब कि पोलिगनेक ने शक्तिशाली अभिजात वर्ग की, मतलब फिर से इन्होंने गरीब और अमीरों में बांट दिया। जो मजबूत समाज था उसको अलग कर देता है और जो गरीब लोग था उसको अलग कर देता है ना। अब नीति इसका देखिए, पोलिगनेक को कितना खराब नीति है ना। अब जब यह नीति खराब है बउआ, तो अब लोग फिर से हंगामा करेगा, क्योंकि पीछे लोग जान चुका है कि जब भी यदि सरकार कोई नियम कानून लाती है तो हंगामा करते हैं लोग, एक साथ मिल करके यदि आंदोलन करते हैं तो वह सरकार को झुकना पड़ता है ना। और देखिए, और इस कदम को उदारवादी ने चुनौती तथा क्रांतिकारी, है ना, जो क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा, है ना। मतलब लोगों को यह समझ आने लगा कि यह जो चार्ल्स दशम जो है और चार्ल्स दशम द्वारा जो प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया गया है, यह हमारे समाज के लिए कुछ षड्यंत्र फिर से रच रहा है। मतलब वह नहीं चाहता है कि समाज एक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था से चले। फिर देर क्या ही बात था, लोग ने हंगामा तो चालू करेगा ही, है ना। अब देखिए कि प्रतिनिधि सदन ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। और वहाँ के जो लोग था वो अब पोलिगनेक के से क्या हो गया? असंतोष हो गया। लोगों में पोलिगनेक के विरोध उत्पन्न होने लगता है, लोगों में, है ना। पोलिगनेक से विरोध होने लगता है, पोलिगनेक को लेकर के लोगों में आक्रोश उत्पन्न होने लगता है। अब क्या होता है कि चार्ल्स ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोंटने का प्रयास किया। मतलब उन्होंने 4 अध्यादेश जारी करता है, और जो लोग में राष्ट्रवादी भावना पनपता है, जो समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, उनको क्या करता है? गला घोंटने का प्रयास करता है, मतलब उनको तोड़ने का प्रयास करता है। फिर देर क्या बात थी कि इस अध्यादेशों के विरोध में 28 जुलाई 1930 में गृह युद्ध आरंभ हो गया। और लोगों में तो आक्रोश धीरे धीरे पनप ही रहा था। लोगों ने 28 जुलाई 1830 ईस्वी को फिर से गृह युद्ध छिड़ जाता है, लोगों ने युद्ध कर देता है ना। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, क्योंकि 1830
30 का जो क्रांति है जो जुलाई में हुआ था, उस समय जो राजा था, जो शासक था, कौन था? चार्ल्स दशम था। और चार्ल्स दशम के प्रधानमंत्री कौन था? पॉलीग्नेक था। इन्होंने फिर से समाज में गरीब और अमीर को बांटने का प्रयास करता है, जिसके कारण फिर से युद्ध हो जाता है। और वही युद्ध जो होता है 28 जुलाई 1830 ईस्वी को होता है। इसी युद्ध को हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, आगे बुआ कि जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया है ना। यहाँ पर बुर्बो गलत लिखा हुआ है, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, और 1830 ईस्वी के जो जुलाई का जो क्रांति था, उसके बाद कंप्लीट साफ से फ्रांस पर बुर्बो वंश का समाप्त हो जाता है ना। बुर्बो वंश साफ से समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है बुआ कि बुर्बो वंश है ना किस क्रांति के बाद कंप्लीट समाप्त हो गया? तो जुलाई 1830 के क्रांति के बाद बुर्बो वंश कंप्लीट समाप्त हो जाता है। ठीक है बुआ, चलिए है ना, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना, इसको पूरा आपको लिखना पड़ेगा यदि क्वेश्चन आता है कि जुलाई 1830 के क्रांति के समझाएं, है ना, या जुलाई 1830 के क्रांति पर टिप्पणी लिखे, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बुआ, चलिए इससे आगे देखते हैं। चलिए अब है बुआ कि 1848 की क्रांति, यहो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। यह एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब देखिए, अब अगला जो है जो राजा बनता है कौन? लुई फिलिप। लुई फिलिप तेज था, ये सोचता था कि यहाँ का जो समाज है, जो गांव है, जो लोग है, उसको कैसे खुश रखना है। और इन्होंने अपना प्रधानमंत्री क्या किया? गीजो को बनाया। और जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, लेकिन गीजो अच्छा इंसान नहीं था। वो नहीं चाहता था कि लोगों को एक अच्छा अधिकार मिले, है ना। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरोध था। मतलब वह नहीं चाहता था कि समाज में सुधार हो। कौन? जो लुई फिलिप है, लुई फिलिप के जो प्रधानमंत्री गीजो है, यह गीजो नहीं चाहता था कि समाज में अच्छा सुधार हो। यह पूरा प्रतिक्रियावादी था, रूढ़िवादी था। यह चाहता था कि राजा ही शासन करे और गरीब को एकदम कोई अधिकार नहीं दो, है ना। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया। पूंजीपति को जौरे रह गया, है ना, जिसे शासन के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी, है ना, कोई रुचि नहीं थी। और अमीरों को अपना साथ रखता है और गरीबों को छोड़ देता है। और जो अल्पमत में भी था, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं किया। जो गरीब लोग थे उसको सुधारने का कोई काम नहीं करता है। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। और जब ऐसा स्थिति रहा तो इसी के समय लुई फिलिप में, क्योंकि लुई फिलिप जो है वह अमीरों सबके अपना पक्ष में मिला लिया था, अपना अंडर कर लिया था, और लोग को जितना महंगा बेचना था बेचता था, है ना। और इस तरीके से लोगों में धीरे धीरे भूखमरी आ गया, लोगों के पास रोजगार नहीं होने लगा, जिसके कारण 1848 की क्रांति हो गई थी। लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोग के पास काम करने के लिए भी कोई उपाय नहीं था। और धीरे धीरे लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और लोगों ने फिर हंगामा करके एक क्रांति करता है, जिसे ही हम लोग 1848 की क्रांति कहते हैं। ठीक है बुआ, तो आप ये इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1848 ईस्वी के क्रांति के समय शासक कौन था? लुई फिलिप। और लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? गीजो को बनाया था, जो कि उल्लंघन प्रतिक्रियावादी था, या नहीं चाहता था समाज में अच्छा हो। ठीक है बुआ, चलिए इससे आगे देखते हैं।
देखिए अब हम लोग देखते हैं मेजनी के बारे में, ठीक है। कौन है? मेजनी, ठीक है। मेजनी के बारे में देखेंगे, उसके बाद देखते हैं काउंट काबूर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि मेजनी है ना किस प्रकार दिखता है। चलिए, यह जो है बुआ, यह मेजनी है। कौन है? मेजनी। और यह है काउंट काबूर। कौन है? ये काउंट काबूर है। और यह जो है ये है गौरी वाल्डी, ठीक है। फोटो एक बार देख के है ना ध्यान में रख लीजिए। यह कौन है? यह जो है मेजनी है। यह कौन है? यह है काउंट काबूर। और यह जो है यह कौन है? यह है गैरी वाल्डी, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं मेजनी के बारे में कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक है ना। यह गणतांत्रिक चाहता था। मेजनी जो है वह चाहते थे कि देश में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था से चलना चाहिए और योग्य सेनापति था। मेजनी कौन थे? मेजनी एक योग्य सेनापति थे। यह चाहते थे कि गणतांत्रिक हिसाब से शासन चलना चाहिए, है ना। लेकिन मेजनी में आदर्शवादी गुण अधिक और व्यावहारिक गुण कम था, है ना। इसको याद रखिएगा, कम थे। और इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था, है ना। जब इटली छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ था तो इस इटली को एक करने का प्रयास मेजनी भी करते हैं, ठीक है बुआ। सन देखिए, सन 1834 ईस्वी में उसने यंग यूरोप नामक संस्थान का गठन किया, है ना। इन्होंने यंग यूरोप नामक संस्थान का गठन किया है, ठीक है। देखिए एक जो है वीडियो आएगा बुआ कि किस तरीके से उन्होंने इटली को एकीकरण करने का प्रयास किया है, ठीक है। बेहतरीन वीडियो होगा, उसको भी आप लोग है ना देखिएगा। जो इसके बाद जो होगा इटली के एकीकरण वाला, है ना, वहाँ से वो वीडियो आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, उसको आप देखिएगा ना। उसमें बोर्ड पर बताए हुए हैं कि किस तरीके से देश को इकट्ठा करने का प्रयास सब लोग करते हैं, एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, यानी एकीकरण करते हैं। छोटे छोटे रियासतों में देश बटा रहता है तो सबको मिला करके देश को एक करने का काम, है ना, कौन करता है? मेजनी करता है, काउंट काबूर भी करते हैं और गैरी वाल्डी भी करते हैं। तो कुछ लोगों के प्रयास से देश का एकीकरण हो पाया था, ठीक है। चलिए, इन्होंने संगठित किया। और देखिए मेजनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनारी संगठन से था, है ना। इन्होंने कार्बोनारी नामक एक संगठन बनाया है। क्वेश्चन पूछता है बुआ कि कार्बोनारी संगठन कौन बनाया? तो मेजनी। यह बात याद रखिएगा कि यंग यूरोप का स्थापना कौन किया? संस्थान का स्थापना कौन किया? तो मेजनी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब क्या होता है कि इटली में सार्डिनिया और पिडमोंट का नया शासक विक्टर एमेनुएल ने, है ना, एमेनुएल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, है ना। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है। और यह जो कंप्लीट जो सार्डिनिया है, पिडमोंट है ना, मैप के हिसाब से हम लोग उसको देख लेंगे कि कहाँ पर पिडमोंट है, कहाँ पर सार्डिनिया है और कैसे कैसे कौन देश किसको हमला किया था और किस तरीके से एकत्रित करने का प्रयास फिर कुछ लोगों ने करते हैं, ठीक है। चलिए अगला हुआ काउंट काबूर, ठीक है। काउंट काबूर के बारे में देखिए तो काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था, है ना। क्या था? यह कूटनीतिज्ञ था और राष्ट्रवादी था। ये खतरनाक कूट करते थे, है ना। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। मतलब इटली का जब एकीकरण करने जा रहे थे तो इनको पता था, क्योंकि ये कूटनीतिज्ञ थे, यह जानते थे कि इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा जो बाधक है वह ऑस्ट्रिया है। और ऑस्ट्रिया के कौन? मेटरनिख, वही बाधक बना हुआ है कि कोई देश को चाहता ही नहीं है कि कोई देश गणतांत्रिक शासन व्यवस्था से चले, है ना, उसको दुख होता था। तो इसी प्रकार इनका कहना था कि ऑस्ट्रिया ही देश है जो नहीं चाहता है कोई भी देश को उन्नति, ठीक है, कि राजा ही रहे, है ना। अब देखिए कि काउंट काबूर पिडमोंट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय का, है ना, विक्टर एमेनुएल द्वितीय का प्रमुख मंत्री था, ठीक है। प्रमुख मंत्री था, यहो याद रखिएगा। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही डेमोक्रेट, है ना। मतलब एक दोनों
के बीच का रास्ता निकालते थे, क्योंकि बहुत तेज थे ही, है ना। काउंट काबूर बहुत तेज आदमी था। ये जानता था कि यदि हम एक तरफ जोर लगाएंगे तो दूसरा जो तरफ का जो लोग है वो हमारा विरोध कर देगा, है ना। तो यह दोनों के बीच का रास्ता निकालते थे। न बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी थे और न ही डेमोक्रेटिक थे, बीच के रास्ता को निकालते थे। ठीक है, चलिए अब क्या है कि वह एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था, है ना। वह इस्लामी वर्ग के अशिक्षित और अमीर वर्ग की तरह बेहतर फ्रेंच बोलता था, है ना। फ्रेंच भी आता था इनको। उसने इटली में विभिन्न क्षेत्रों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। जो लोग आंदोलन करते थे उनके साथ भी रहते थे, है ना, और ये आंदोलन का नेतृत्व करते थे। ठीक है, और जो इटली में जो छोटे छोटे कुछ कुछ भाग जो टूटा हुआ था उनको, उस सब को इन्होंने मिलाने का काम करते हैं एक साथ। ठीक है बुआ। उसने कि सार्डिनिया पिडमोंट की फ्रांस से संधि करवाई, है ना। और जो सार्डिनिया था, पिडमोंट था, है ना, जो कब्जा किए हुए था उसको क्या किया, संधि करवा करके मिलाने का प्रयास करते हैं। कौन, काउंट काबूर। ठीक है बुआ, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है कि गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमेनुएल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली, है ना। कहाँ, गैरीबाल्डी ने जो विक्टर एमेनुएल जो बना हुआ था, है ना, वहाँ के प्रतिनिधित्व को संभालने का प्रयास कौन करता है, गैरीबाल्डी करता है। अब देखिए कि दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया, है ना। जब देश का एकीकरण होने लगता है तो इन्होंने दक्षिणी इटली को जीतते हैं और कहते हैं कि आप ही शासन करिए, लीजिए, हमने देश को एकत्रित करने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे हुआ कि गैरीबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एमेनुएल द्वारा दिया गया, है ना, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो गैरीबाल्डी ने दक्षिणी इटली को जीत गए थे, और दक्षिणी इटली को जीत गए तो विक्टर एमेनुएल कहा कि अब हमारा इटली एक हो चुका है, आप दक्षिण वाला भाग पर शासन बनिए, शासक बनिए वहाँ और शासन करने का काम करिए। तो गैरीबाल्डी कहते हैं कि नहीं, यह नाव चलाते थे, ये पेशा से नाविक थे। गैरीबाल्डी ने कहते हैं कि हम देश को एकत्रित किए हैं, यदि हम दक्षिण का राजा बन जाएंगे और आप पूरब का राजा रहेंगे तो फिर तो देश दो भाग में बट गया, और मैं नहीं चाहता कि देश कोई बटे, पूरे देश में सिर्फ एक शासक हो, है ना। हमारा देश का एकीकरण हो गया है, लीजिए पूरे देश में एक ही शासक होगा और आप शासन करने का काम करिए, हम नाविक ही सही है, हम नैया चलाकर अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, है ना। ये गैरीबाल्डी कहे थे, है ना। कितना अच्छा बात कहे। अभी तो लोग कुर्सी के लालच पर क्या नहीं कर देते हैं, और बताइए इतना अच्छा इनको शासक बनाया जा रहा था, उनको ये ठुकरा देते हैं। ठीक है, और वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान और अति जीवन, है ना, की ओर अग्रसित हुआ, है ना। मतलब कहे कि हम समान जीवन जिएंगे, इनका जो भी धन दौलत था वह देश के हित में लगा देते हैं। ठीक है, और त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित किया गया, है ना। मतलब बहुत अच्छे इंसान थे ये गैरीबाल्डी। ठीक है बुआ। तथा लाला लाजपत राय ने उनकी जीवन लिखी, है ना। गैरीबाल्डी के बारे में लाला लाजपत राय ने लिखते हैं कि बताइए, और हमारे देश में क्या स्थिति है, वहाँ के लोग देखिए जो राजा बनाया जा रहा है और अपना यह राजा पद को भी त्याग दे रहे हैं, है ना। आगे बुआ की काउंट काबूर की, है ना, 1862 ईस्वी में मृत्यु होगी। अब क्या होता है, 1962 ईस्वी में काउंट काबूर बेचारे मर जाते हैं। अब 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुएल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ, है ना। मतलब इटली के एकीकरण
पूर्ण हो जाता है। गैरीबाल्दी करते हैं, काउंट काबरू करते हैं और मेजनी करते हैं, और ये सब मिल करके इटली के एकीकरण को कंप्लीट पूरा कर देते हैं 1871 ईस्वी में। ठीक है बुआ। अब देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान को लिखें, या इटली के एकीकरण में काउंट काबूर के इटली के एकीकरण में काउंट काबूर के योगदान को लिखे, या इटली के एकीकरण में गैरीबाल्दी के योगदान को लिखे, है ना। या 5 नंबर में तीनों दे दिया जाता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर तथा गैरीबाल्दी का चर्चा करें, उनके बारे में लिखें। ठीक है बुआ। तो अगला जो वीडियो आएगा वह इटली के एकीकरण किस प्रकार हुआ है ना, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इंटरेस्टेड कहानी है कि इटली के एकीकरण कौन कौन मिला, क्या कारण था, कैसे हुआ, कौन देश किस पर हमला किया, कौन किसको सपोर्ट कर रहा था, है ना, उस पर वीडियो आएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है बुआ कि यह वीडियो आपको समझ आया होगा, है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है बुआ, है ना। जिनको ज़रूरत होगा उनको इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करिए। ठीक है। तो चलिए बुआ, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।